भारत के इतिहास में एक समय ऐसा था जब प्रधानमंत्री कार्यालय तक विदेशी जासूसों की डायरेक्ट पहुंच थी। एक सुनसान रात दिल्ली की एक अंधेरी सड़क पर दो कारें एक दूसरे के बगल में आकर रुकती हैं। कोई बात नहीं होती, बस एक खिड़की खुलती है और नोटों से भरा एक काला बैग दूसरी कार में फेंक दिया जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की डील है, लेकिन नहीं। दावा किया जाता है कि ये भारत की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी को मिलने वाला विदेशी चंदा था, जिसे सोवियत संघ की जासूसी एजेंसी केजीबी पहुंचा रही थी। सोचिए, आप सुबह की चाय के साथ जो अखबार पढ़ रहे हैं उसकी सुर्खियां किसी भारतीय पत्रकार ने नहीं बल्कि किसी विदेशी जासूस के इशारे पर लिखी गई। सोचिए, देश में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का पैसा किसी चंदे या पार्टी फंड से नहीं बल्कि विदेश से आए सूटकेसों से निकल रहा है। रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के एक बड़े अधिकारी ने मरने से पहले एक ऐसी फाइल दुनिया के सामने छोड़ी जिसने भारत की संप्रभुता पर सबसे बड़ा सवाल निशान लगा दिया। उस फाइल में लिखा था कि भारत के लोकतंत्र की नींव में विदेशी दीमक घुस चुकी है। हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे जासूस और यहाँ तक कि हमारे अखबारों के संपादक भी विदेशी पैसों पर पल रहे थे। उसने लिखा था कि इट सीम्ड लाइक द इंटायर कंट्री वॉज फॉर सेल। कहानी सिर्फ रूस तक नहीं रुकती। दूसरी तरफ अमेरिका की CIA थी, जो दिल्ली के गलियारों में करोड़ों रुपए सिर्फ इसलिए बांट रही थी ताकि भारत का झुकाव उनकी तरफ हो जाए। यह एक ऐसा सीक्रेट वार था जो बंद कमरों में लड़ा गया, जहां नेताओं को हनी ट्रैप में फंसाया गया, जहां अखबारों की हेडलाइंस जासूस तय करते थे और जहां भारत के बड़े रक्षा सौदे रिश्वत की बुनियाद पर टिके थे। तो क्या उस दौर का भारत वाकई आज़ाद था या हम सिर्फ दो महाशक्तियों के बीच शतरंज के मोहरे बने थे? आज के वीडियो में हम उन गुप्त फाइलों को खोलेंगे जिनसे पर्दा उठते ही भारतीय राजनीति का सबसे काला अध्याय सामने आता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक नाम से, वसीली मित्रोखिन। इस नाम को याद रखिएगा। मित्रोखिन कोई नेता नहीं था, कोई पत्रकार नहीं था, वो था केजीबी का आर्काइविस्ट, यानी वो आदमी जिसके हाथ से केजीबी की सबसे गुप्त फाइलें गुजरती थीं। 1992 में सोवियत संघ टूटने के बाद मित्रोखिन रूस से भागकर ब्रिटेन पहुंच गया, लेकिन वो खाली हाथ नहीं गया। वो अपने साथ हजारों गुप्त दस्तावेजों के नोट्स ले गया, जिन्हें उसने सालों तक चुपचाप हाथ से लिखा था। उसने इन दस्तावेजों के आधार पर दो किताबें लिखी, जिसको द मित्रोखिन आर्काइव पार्ट 1 और द मित्रोखिन आर्काइव पार्ट 2 कहा गया। इसमें उसने कुछ ऐसे खुलासे किए जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए, खासकर भारत के। उसने अपनी किताब द मित्रोखिन आर्काइव पार्ट 2 में लिखा था कि भारत सोवियत संघ के लिए तीसरी दुनिया के देशों में जासूसी का सबसे बड़ा मॉडल था। मतलब साफ था, भारत के सिस्टम में केजीबी की पैठ इतनी गहरी थी कि उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। यहाँ एक चौंकाने वाला किस्सा आता है। केजीबी के चीफ यूरी एंड्रोपोव के सामने एक भारतीय कैबिनेट मंत्री ने $50,000 के बदले एक गुप्त जानकारी देने का ऑफर रखा था, लेकिन एंड्रोपोव ने मना कर दिया, क्योंकि मित्रोखिन के अनुसार केजीबी के पास पहले से ही इतने ज़्यादा एजेंट और स्रोत थे कि नए लोगों की ज़रूरत ही नहीं थी। मित्रोखिन का दावा था कि इंदिरा गांधी के दौर में कांग्रेस पार्टी के पास में पैसे की कोई कमी नहीं रहती थी, क्योंकि रूस से सूटकेस भर भर के कैश जाता था। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेताओं को दिल्ली की सड़कों पर चलती कार की खिड़की से नोटों के पैकेट थमाए जाते थे। मकसद एक ही था, ताकि भारत की नीतियां और राजनीति हमेशा सोवियत संघ के पक्ष में बनी रहे। मित्रोखिन बताते हैं कि मॉस्को में तैनात एक भारतीय राजनयिक, जिसका कोड नेम था प्रोखोर, उसे एक महिला केजीबी एजेंट नेवेरोवा के जाल में फंसाया गया। बदले में उस गुप्त राजनयिक ने भारत की गुप्त कोड बुक और दूतावास की संवेदनशील जानकारी केजीबी को सौंप दी। वो अकेला मामला नहीं था, ऐसे कई अधिकारी थे जो इसी तरह समझौता कर बैठे। 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ और इंदिरा गांधी को बहुमत नहीं मिल रहा था, तो अचानक से CPI ने उन्हें सपोर्ट कर दिया।
कहा जाता है कि सीपीआई ने ऐसा केजीबी के कहने से किया था क्योंकि मोरारजी देसाई अमेरिकन प्रभुत्व में दिख रहे थे। इसके बाद रूस का प्रभाव भारत में बढ़ने लगा। अब इंदिरा गांधी समाजवाद की तरफ उन्मुख होने लगी थीं। उनके फैसले और भाषणों में समाजवाद साफ साफ दिखता था। 1975 में लगे आपातकाल में इंदिरा गांधी ने पूरे संविधान में बड़ा बदलाव कर दिया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उन्होंने भारत के प्रेमबल में समाजवादी शब्द जोड़ दिया। लोग कहते हैं ये सब उन्होंने रूस के प्रभाव में आकर किया था। कहा जाता है कि सूटकेस से भरे रुपए सीधे पीएमओ तक पहुंचते थे। रुपए इतने अधिक होते थे कि रुपयों के साथ सूटकेस भी वापस नहीं किए जाते थे। केजीबी ने समाजवादी विचार लोगों में पैदा करने का प्रयास किया। उसने पहचाना कि असली ताकत होती है जनता की सोच को प्रभावित करना। 1970 के दशक में दावा किया गया कि भारत के 10 बड़े अखबार और एक पूरी प्रेस एजेंसी केजीबी के पैरोल पर थे। मतलब पैसे लेकर रूस की तारीफ और अमेरिका की बुराई की जाती थी। 1975 के सिर्फ एक साल में भारतीय अखबारों में लगभग 5,500 से ज़्यादा लेख छपवाए गए थे जो रूसी जासूसों ने तैयार किए थे। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं था। पूर्व रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने ब्रिटिश फाइटर जेट्स छोड़कर सोवियत मिग विमानों को चुना और इसके पीछे तकनीक से ज़्यादा राजनीतिक दबाव और फंडिंग थी। ऐसा नहीं था कि ये सब केवल सोवियत संघ कर रहा था। अगर रूस के पास केजीबी थी तो अमेरिका के पास में सीआईए थी। अमेरिका के पूर्व राजदूत डेनियल पैट्रिक मोयनिहान ने अपनी किताब अ डेंजरस प्लेस में लिखा था कि अमेरिका ने कम से कम 2-3 बार भारतीय राजनीति में सीधे पैसे दिए थे। उनका मकसद था कम्युनिस्ट प्रभाव को भारत में रोकना। 1977 की बात है जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनती है। चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने कहा था कि मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण सीआईए के एजेंट हैं। उन्हें विदेशी पैसा मिलता है और वो उनकी सरकार को गिराना चाहते हैं। लेकिन जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं तो सोवियत संघ घबरा जाता है। हार की समीक्षा करने के लिए रूस में एक बैठक की जाती है। ये पता करने की कोशिश की जाती है कि सोवियत स्ट्रेटजी कैसे फेल हो गई और निष्कर्ष निकाला गया कि चुनाव कांग्रेस पार्टी की वजह से हारा गया है। उसने कहा कि कांग्रेस ने वहीं बढ़त बनाई है जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ उसका गठबंधन था। यूएसएसआर को लगने लगा था कि अब भारत में सीआईए का दौर शुरू होगा। यहाँ तक कि एक मशहूर अमेरिकी पत्रकार ने मोरारजी देसाई को सीआईए का एजेंट तक कह दिया था। मोरारजी देसाई अमेरिका जाते हैं और परमाणु परीक्षण के लिए माफ़ी तक मांगते हैं। कुछ लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अमेरिकन दबाव में आकर पाकिस्तान को भारत के खुफिया एजेंट्स की जानकारी दे दी थी, जिससे भारत के कई सारे एजेंट मारे गए थे। यह आरोप बहुत बड़ा था जिसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। हालांकि देसाई जी ने इसे झूठा बताया और सभी आरोप खारिज किया था। लेकिन ये विवाद बताता है कि उस दौर में माहौल कैसा था। हर नेता, हर अधिकारी, हर पत्रकार शक के घेरे में था। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि केजीबी फिर से कैसे एक्टिव हुई और कहा जाता है कि मोरारजी देसाई की सरकार को गिराने में केजीबी का बड़ा हाथ था। भारत की अपनी एजेंसी आईबी भी ये सब कुछ देख रही थी। आईबी के पूर्व डायरेक्टर एमके धर ने अपनी किताब ओपन सीक्रेट्स में लिखा, उनके पास 4 केंद्रीय मंत्रियों और 2 दर्जन से ज़्यादा सांसदों की सूची थी जो विदेशी एजेंसियों से पैसा लेते थे। लेकिन राजनीति इतनी उलझी हुई थी कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। पूर्व केजीबी जनरल ओलेग कलोगिन ने यहाँ तक कह दिया था कि ऐसा लगता था जैसे पूरा भारत देश ही बिकाऊ है। ये सुनना आज भी हमें तकलीफ देता है, लेकिन ये उस दौर की एक कड़वी सच्चाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, लेकिन जासूसी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ उसका तरीका बदल जाता है। चाहे वो कल की केजीबी हो या आज के डिजिटल जासूस। आपको क्या लगता है, क्या आज का भारत इन साजिशों से निपटने के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है या फिर आज भी पर्दे के पीछे वही सब खेल चल रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों के साथ में शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।